समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है? 100 युद्धों का विजेता। समुद्रगुप्त के दक्षिणी विजय को हेमचंद्र राय चौधरी ने धर्म विजय कहा है। समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका के शासक मेघवर्ण थे। हाँ, समुद्रगुप्त ने अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नीति अपनाई। छाप तो फटाफट। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में एक ग्रंथ थी जिसका नाम क्या था? प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम था उस ग्रंथ का? और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। उस ग्रंथ में प्रमाण मिला कि लगभग कितने युद्धों को उसने जीत हासिल मिली? 100 युद्ध। शतक लगा दिया। देखो, भारतीय इतिहास में किस शासक को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? मैंने आपको कितनी बार बताया कि कंफ्यूज होने की दिक्कत कहीं नहीं है। ऑप्शन में आपको समुद्रगुप्त नाम मिलेगा तो माइंड में फिक्स कर लेना कि समुद्र बहुत ताकतवर, समुद्र ताकतवर होता है और ताकतवर था इसीलिए 100 युद्धों को जीता था। समुद्रगुप्त के दक्षिणी विजय, कौन सी विजय? उधर वाली, साउथ में। एक विद्वान था जिसका नाम था हेमचंद्र राय चौधरी। क्या नाम था? चंद्रगुप्त की दक्षिणी विजय को धर्म विजय किस विद्वान ने कहा? हेमचंद्र राय। एक जगह आपको हेमचंद्र भी मिलेगा, सिर्फ हेमचंद्र मिलेगा। एक जगह आपको मिलेगा हेमचंद्र चौधरी, लेकिन आपको पूरा नाम याद करना होगा, हेमचंद्र राय चौधरी। तैयारी तो सभी करते हैं, मैंने कितनी बार बताया आपको। सीईटी के एग्जाम कितने बच्चे देंगे पता है? 18 लाख। अरे देंगे या नहीं देंगे, लेकिन फॉर्म 18 लाख है। कितने हैं? 18 लाख फॉर्म थे। ये तो अभी चल रहा है ग्रेजुएशन लेवल में। अब देखिए, अरे भीड़ कितनी है पता है ना आपको? इस धरती पर वो बच्चे भी हैं जो लगभग 18 घंटे पढ़ते हैं। इस धरती पर वो लोग भी हैं जो 20 घंटे पढ़ते हैं, ईमानदारी से बता रहा हूं। और इस धरती पर वो लोग भी हैं जो 21 घंटे पढ़ते हैं, और वो आपके सामने खड़ा है फिर भी वेटिंग में चल रहा है फर्स्ट ग्रेड में। ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं 21 घंटे पढ़ता था।
कोचिंग में विज्ञान में 15 घंटे पढ़ता था, फिर सेल्फ स्टडी कर रहा था, तब मैं 21 घंटे पढ़ता था। अब ये सोचो कि सोता कब, कब सोता, नींद आती नहीं, और फिर भी मैं फेल हो गया, मतलब वेटिंग में चल रहा हूं तो फेल ही समझ लो। तो पढ़ाई क्या करनी है, सब लोगों से हटकर करेंगे तभी हमें क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। पढ़ाई, सबको पता है कि वर्तमान में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, सबको पता है कौन है, भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा से पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, पूर्व है। तो बताओ 14वीं विधानसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। दिक्कत हो गई ना। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, मैं यही बोल रहा हूं कि तैयारी सब करते हैं, तैयारी सब करते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन अपने को आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन की क्या बदल गई, लैंग्वेज बदल गई, और वो भाषा अपने समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे ही आप रूम से बाहर निकलोगे एग्जाम देकर, तो वो भाषा आपकी समझ में आ जाएगी। यही तो पढ़ने का तरीका है। 14वीं विधानसभा में मैंने क्या कहा, वर्तमान में कौन है, भजनलाल शर्मा। अब आपसे पूछा जाए कि 16वीं विधानसभा में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, नहीं पता ना, तो 16वीं विधानसभा में कौन है, भजनलाल शर्मा। अगर यही क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया आपके कि राजस्थान का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, सारे ही कर देंगे। पर ये मेरे को ये बताओ, एग्जामिनर सब लोग करने वाला क्वेश्चन छापेगा क्या, वो ये नहीं छापेगा, वो ये छापेगा 16वीं विधानसभा में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है। और यही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, फिर पछतावा होगा या नहीं होगा। तो मैं यही कहता हूं बार बार कि सब लोगों से हटकर पढ़ाई करो, सब लोगों से हटके पढ़ाई करो। 14वीं विधानसभा में, इसका मतलब इनसे पहले कौन सी थी, और 15वीं में कौन थे, और अशोक गहलोत से पहले 14वीं में कौन थी। तो कोई दिक्कत है क्या। तभी कहता हूं सब लोगों से हटकर पढ़ाई करोगे, सफलता मिलेगी। देखिए समुद्रगुप्त ने अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नीति। मेरे को ये बताओ, अगर एक ही सिस्टम से वो लड़ाई करेगा तब तो उसके वार का पता चल जाएगा ना सबको, भाई सबको भेद लग जाएगा। लेकिन वो अलग अलग राज्यों को जीतने के लिए अलग अलग प्लान बनाता था। अगर एक ही प्लान बनाएंगे तो प्लान चौपट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो अलग अलग राज्यों के जीतने के लिए अलग अलग उसने क्या बनाई, नीति। समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका के शासक कौन थे, मेघवर्ण। ये याद कर लेना, बहुत बार पूछा जा चुका है कि समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका का शासक कौन था, कौन था। जबकि अशोक के समय श्रीलंका का शासक कौन था, मौर्य साम्राज्य में। लिखवाया था मैंने, एक लिखवाया था ऐसे ती आधा स ये, लेकिन भूल गए। देवनाम प्रिय। तो श्रीलंका का शासक कौन था समुद्रगुप्त के समय, मेघवर्ण। और समुद्रगुप्त ने सब राज्यों के लिए एक समान नीति अपनाई या अलग अलग, अलग अलग नीति अपनाई। देखिए सर्वप्रथम पढ़ेंगे आर्यावर्त के राज्य। आर्यावर्त के राज्य, और ये राज्य कितने थे, 9। नीति, वर्षभोद्रण, राज्य को जड़ मूल से नष्ट करना, जड़ मूल से नष्ट करना। वाकाटिक राज्य, परिचारक, सेवक बनाना,
यह राज्य दक्षिणावर्त व आर्यावर्त के मध्य स्थित था। दक्षिणावर्त राज्य ये कितने राज्य थे? 12। ग्रहण मोक्ष या फिर मोक्षानुग्रह नीति राज्यों पर अधिकार करके वापस लौटाना। के राज्य मैंने आपको लिखवाया था कि समुद्रगुप्त ने अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नीति अपनाई जीतने की। एक जैसी नीति नहीं थी, योजना, अलग अलग योजना बनाई थी। और वो कौन सी थी? देखिए, आर्यावर्त के राज्य। गंगा यमुना का नाम सुना है? ये कौन सी है? और ये कौन सी नदी है? ये तो हो गई गंगा। बताओ, गंगा इधर वाली है इधर वाली? ये है यमुना। आपको पता है? अरे ध्यान से सुनना, भूल जाते हो कि गंगा इधर वाली है या यमुना। दिक्कत होती है इसमें। इसको याद कैसे रखना? आपको पता है कि अपने राजस्थान में एक नदी बहती है चंबल, नाम सुना है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी, जबकि पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पता कमजोर होगा क्वेश्चन तो था ना, स्कूल में लिखा था, जीके का लिखा था ना, बनास। बनास। अब देखिए, ये चंबल नदी है ना, ये कहां पे जाके समापन होता है? इस यमुना में गिरती है। कहां गिरती है? तो पहले गंगा होती था तो गंगा में गिरती ना, तो गंगा हो गई इसके आगे, और ये है यमुना। और इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोबाब। क्या कहते हैं? और मैदानी प्रदेश क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं मैदानी प्रदेश? दो नदियां बहती हैं, तो नमी की मात्रा रहती है या नहीं रहती है? बताओ। और पानी के साथ बहकर चिकनी मिट्टी बहकर या खाद खुद जो भी है वो आती है या नहीं आती है? पेड़ पौधे के पत्ते। तो यहां पर आके दोबाब क्षेत्र में, इधर नदी बह रही है, इधर बीच का क्षेत्र खाली है, उसमें वो जमा हो जाता है। और यहां पे जमा हो जाता है, तो बताओ यहां पे फसल अच्छी होगी या नहीं होगी? इसीलिए उसे क्या कहते हैं? दोबाब क्षेत्र। दो नदियों के बीच का। सब बता देंगे, ये काम तो जियोग्राफी वाले का, लेकिन मैं भी बता दूंगा। देख, अभी सुन ले। दोबाब, दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? और उसे मैदानी प्रदेश कहते हैं, उपजाऊ प्रदेश, क्योंकि वो काफी उपजाऊ होता है। और बताओ, राजा अधिकार कहां पे करेंगे? जहां पे कम धन मिलेगा वहां या ज्यादा? तो वो यहां पर ही अटैक करेंगे। और यहां पर कौन थे? आर्यावर्त के राज्य। किसके राज्य थे? आर्यावर्त के राज्य। तो इसी राज्य पर ये राज्य कितने थे? 9। और उस पर क्या किया? आक्रमण। आक्रमण मतलब अधिकार किया, अधिकार कर लिया। और अधिकार करके नीति कौन सी अपनाई? नीति प्रस्फोधन। इसका मतलब अर्थ होता है कि राज्य को जड़ से, जड़ मूल से नष्ट करना। मतलब कि कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। समझना चाहिए क्या? अरे सांप का बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, जहर तो बराबर है। तो दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? एक बार उसने हम लोगों ने मोहलत दे दी,
जब भी मौका लगेगा वो बदला जरूर लेगा। मैंने एक दिन बताई थी ना आपको कि हमने अच्छे वाले तोड़े। झुंझुनू गवर्नमेंट कॉलेज का नाम सुना ना, मुरारका कॉलेज, और मैंने आपको अच्छे से बताई थी कि कम से कम 30-35 लड़के थे और हम 15-20 ही थे, और बढ़िया वाला शीर्षार भी फोड़ दिए, पुलिस भी आ गई। और एक दिन मौका कैसे लगा कि हम 5-4 थे और वो 50-60 आ गए, तो तुरंत मल्टीपर्पज का नाम सुना ने, जेपी जानू स्कूल, उसके 4 दीवारी के ऊपर से ही कूदे। तो मौका लगे वहां रुकना भी नहीं चाहिए। तो दुश्मन को कभी भी क्या नहीं समझना चाहिए, लेकिन अब बदमाशी नहीं करते हम, वो कॉलेज लाइफ थी, कहीं समझोगे सर अभी भी। तो देखिए दुश्मन को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो उसके समुद्रगुप्त के माइंड में आया कि उसको जड़ मूल से नष्ट करना होगा, वरना तो ये ताकतवर है, थोड़े दिन बाद वापस अटैक कर देगा। तो मतलब इसको क्या कर दिया, तहस नहस। तो आपको याद रखना होगा कि समुद्रगुप्त ने पर्शुबौद्ध की नीति किस राज्य के विरुद्ध अपनाई, आर्यावर्त के राज्यों की। किसके, इसका अर्थ समझ गए ना, जड़ मूल से मतलब तोड़ मरोड़ की ऐसी हालत कर दी कि वो उठने लायक नहीं रहेगा। समझ गए ना, कि आर्थिक स्थिति भी इतनी कमजोर कर दी कि वो कभी भी फिर से राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। वाकाटिक राज्य, और ये राज्य कहां थे देखिए, दक्षिणावर्त, अपने जो दक्षिण के राज्य थे वह आर्यावर्त, दक्षिण वाले ये, और अपने ये भरतपुर, धौलपुर, यूपी के मथुरा, आगरा, उधर का जो गंगा यमुना का क्षेत्र है वो, और दक्षिण का जो क्षेत्र, उसका जो बीच का क्षेत्र है उसे क्या कहते थे, वाकाटिक राज्य। क्या कहते थे, इनके विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई, परिचारक। कौन सी नीति, परिचारक। परि मतलब, परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, यही होता ना, चारक, चरक की तरह। चरक का नाम सुना है क्या, चरक संहिता ग्रंथ की रचना की थी, शल्य चिकित्सा की खोज की थी। तो मतलब सचेत रहना, चारों कोनों में, कोनों, कोनों मतलब किनारा, दिशा। देखिए वाकाटिक राज्य को जीत लिया, युद्ध की लड़ाई लड़ी, अधिकार कर लिया। किसका अधिकार हो गया, समुद्रगुप्त। लेकिन उसने कौन सी नीति अपनाई, परिचारक, सेवक बना लिया, मतलब नौकर बना लिया। उसको क्या कहा कि भाई साहब ये राज्य किसके अधीन है, तो वाकाटिक वालों ने कहा श्रीमान आपके, समुद्रगुप्त के हाथों में। तो समुद्रगुप्त ने कहा कि मैं ये राज्य आपको वापस दे रहा हूं, ये राज्य मैंने जीत लिया लेकिन आपको वापस सौंप रहा हूं, लेकिन आप मेरे क्या बनकर रहोगे, सेवक मतलब दासी, गुलाम। समझ गए ना, कि मैं जैसा बोलूंगा वही काम करना होगा। राज्य तो आपको सौंप दिया, तो मतलब राज्य उनको सौंप दिया, लेकिन शासन कैसे चलाना है, मैं जैसे बोलूं वैसे। तो परिचारक मतलब सेवक बनाना। समुद्रगुप्त ने किन राज्यों के विरुद्ध परिचारक की नीति अपनाई, वाकाटिक, या फिर सेवक की नीति अपनाई, याद रख लोगे। आगे देखिए दक्षिणावर्त, जो साउथ वाले राज्य थे वो थे 12 का समूह है। ग्रहण मोक्ष, कौन सा, ग्रहण मोक्ष, मोक्षानुग्रह। ग्रहण मतलब ग्रहण करना, ग्रहण मतलब ग्रहण करना। अब बताओ ग्रहण कौन करेगा, समुद्रगुप्त ही करेगा। भाई दूसरे राज्य को अगर इसने जीता है तो ग्रहण कौन करेगा, ग्रहण मोक्ष। अब बताओ मोक्ष की प्राप्ति कब होती है आदमी को, मनुष्य, कब होती है, मरने पर नहीं होती है। अरे आजकल मोक्ष की प्राप्ति कब होती है, लक्ष्य पूरा होने पर। मरना तो सभी को पता आपको कि जिसने धरती पे जन्म लिया वो एक दिन पक्का मरेगा, चाहे कैसे भी जाए। लेकिन जो अच्छा कर्म करके जाएगा, सही मोक्ष तो वही है ना। तो उसने क्या किया देखिए,
राज्य को ग्रहण कर लिया, राज्य पर अधिकार कर लिया, लेकिन मोक्ष लूटे हुए राज्य को वापस किसे दे दिया? जिसका पहले राज्य था उसको वापस सौंप दिया। दक्षिणावर्त के 12 राज्य थे, समुद्रगुप्त ने अधिकार किया, लेकिन इसके विरुद्ध उसने नीति अपनाई ग्रहण मोक्ष। इसी का नाम दूसरा है मोक्षानुग्रह, कि हमने राज्य को लूट लिया, जीत लिया, लेकिन आपको ये वापस दे रहे हैं, और नहीं कोई शर्त है, नहीं कोई सेवक बनाया, समझौता कर लिया कि सिस्टम से आराम से शासन चलाओ, हमने जीत लिया लेकिन आपको वापस सौंप रहे हैं। तो ये काम सबसे अच्छा था ना, सबसे बेस्ट था ना ये काम। सीमांत राज्य, सर्व करदाता, परिणाम गमन, विदेशी राज्य, समुद्रगुप्त ने शंख व कुषाणों को पराजित किया था। नीति कन्योपयन ये छाप दो। सीमांत राज्य, कौन सा राज्य? सीमांत। और सीमांत राज्य कौन से होते हैं? सीमांत राज्य कौन से होते हैं बताइए? सीमा से सटे हुए, जिसका बॉर्डर लगता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? तो बताओ राजस्थान में कितनी किलोमीटर की लगती है रेड क्लिफ रेखा? तो ये बताओ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है रेड क्लिफ रेखा की? अरे मेरा सपम्पाट मतन चाटू तू मन चाट, सही एक सा हो रहे हो। ये छोटी छोटी चीज को नहीं, मैं तभी कहता हूं कि इतने पढ़ो। सुनो मेरी बात, सुनो एक मिनट, अरे ध्यान से सुनो। आपके घर में कोई पड़ोसी है, कोई बाहर से आदमी है, सुनो, वो आपको बोलेगा अरे कृष्ण देख इधर, इनके घर आ गया कि कृष्ण कहां है? तब उसके पड़ोसी क्या बोलेंगे? अरे नहीं, वो यही है, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, कुछ नहीं बिगड़ा, नहीं इतनी कहानी। एक फिर से कोई आ रहा है, कोई रिश्तेदार आ गया, बोलेगा कृष्ण कहां है? तब पड़ोसी बोलेंगे भाई हमने तो उसको देखा ही नहीं, कहां है? हमने तो उसको देखा भी नहीं कि वो कहां है। और रिश्तेदार घर पे जाता तो कृष्ण कमरे में पढ़ाई कर रहा है, मतलब पड़ोसी को भी नहीं पता है कि वो है कहां। ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि पड़ोसी को ये नहीं पता होना चाहिए कि ये लड़का यहां है या कहीं अलग है। यही कह रहा हूं मैं, पता नहीं होना चाहिए। और नहीं वही पड़ोसी अठे ही खराब हो, हंड अठे ही मिल जाएगा। तो अंतर हो गया दोनों चीजों में। एक तो है बारात, एक है बारात, बताओ अंतर है क्या? एक है पिया और एक है पिया, अंतर है क्या? इसमें क्या अंतर है बताओ? आपने शादी विवाह का कारण देखा है, नोट दिनांक इतनी बजे इस गांव से इस गांव,
जाएगी, लेकिन ये जाएगी या नीचे वाली? ऊपर वाली कौन कौन बता रहा है? ये नीचे वाली। इसका अर्थ होता है वर पक्ष की तरफ से दुल्हन को लाने के लिए जो बारात जाती है उसे क्या कहते हैं? जबकि किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो, एक छोटी सी मात्रा से अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। अपने गांव में क्या बोलते हैं? बारात नहीं बोलते हैं, बारात। पिया, पिया मतलब पीना, पिया मतलब पति। अंतर है या नहीं है? एक मात्रा से अंतर हो गया ना, तो आपकी भावना में भी अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। देखिए, सीमांत मतलब जिसकी सीमा टच हो, जिस राज्य की सर्व करदाता, परिणाम गमन। और यह आपको भी अर्थ देता है कि जो आपके पड़ोसी हैं उनके साथ हमेशा संबंध कैसे रखने चाहिए? मधुर रखने चाहिए। लेकिन भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी भी मधुर नहीं है। और मधुर रहेंगे कैसे? आपको रेड क्लिफ लेखा की लंबाई का ही नहीं पता है। देखिए ओवरऑल, अरे पागल नहीं है, बांग्लादेश वाली बता रहा है। देखिए, ये लद्दाख से प्रारंभ होती है और बाड़मेर तक है रेड क्लिफ रेखा। कहां तक है? और ये है 3310 किलोमीटर। मैं बोल रहा हूं 3310 किलोमीटर है। अब वही नहीं तो आपकी अपने पास रखो, मैं आपको 3310 किलोमीटर बता रहा हूं। देखिए, उसके बाद में देखिए 1070 किलोमीटर ये है राजस्थान से लगती है। किसके साथ लगती है? और राजस्थान के किस किस जिले के साथ लगती है ये भी नहीं पता आपको। यहाँ पे कौन सा जिला है? यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है कोणा गांव। कौन सा है? यहां से लगती है बाखलेसर, बाखलेसर, शाहबाज, ये गांव है बाड़मेर में। अरे भैया 3310 किलोमीटर है। किसने लिखवाई है ये बता मेरे को? 3323। चलो, तो इतने बच्चों के सामने बात हो रही है। अगर 3323 किलोमीटर है ना, तो सब बच्चों को अच्छी वाली कल पार्टी में करवा दूंगा। सुनो मेरी बात, 3323 अगर 3310 है तो आपका मंजूर है ना? प्रमाण अथॉरिटी चाहिए मेरे को एनसीईआरटी का। और नहीं, मैं आपको कल प्रमाण मैं लाकर दूंगा यहां आपके सामने। 3310 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान से लगती है 1070 किलोमीटर। कहां लगती है? अब देखिए, ये गंगानगर से लग गई। पहले कितने जिले लगते थे? 4 ही लगते थे। वर्तमान में कितने लग रहे हैं? कितने लग रहे हैं वर्तमान में? 5। 4 + 1 = 5। देखिए गंगानगर, इसी गंगानगर से और बीकानेर से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर एक जिला बन गया जिसका नाम है अनूपगढ़। नाम सुना है क्या? तो ये 5वां हो गया। उसके बाद में बीकानेर हो गया। बीकानेर के बाद में जैसलमेर और यहां बाड़मेर हो गया। तो 5 हुए या नहीं हुए? तो याद रख लोगे कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमा अंतरराष्ट्रीय है? 5। और जिले बनने से पहले कितने की थी? श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बाड़मेर के कोणा गांव से बाखलेसर, शाहबाजगढ़, बाड़मेर, वहां तक सीमा लगती है। अब बताओ ये सीमा किस राज्य के साथ लगती है? इधर से पंजाब के। कहां लगती है? और यहां लगती है गुजरात के। तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा इंटरनेशनल भी है, अंतरराष्ट्रीय भी है और अंतरराज्यीय भी है। किसकी है? श्री गंगानगर। और मैं क्या बोल रहा हूं, 3310 किलोमीटर के मेरे को कुछ नोट्स नहीं देखने, मैं आपको प्रमाण चाहिए। प्रमाण समझ गए ना? थॉटिक जानते हो ना? एनसीईआरटी के अपने राज्य। मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं, जिद्दी नहीं कर सकता आपके साथ। देखिए आगे, सीमांत राज्य के प्रतिनिधि कौन सी अपनाई? सर्वे करदाता, परिणाम गमन। सर्व करदाता मतलब उसने कहा, समुद्रगुप्त ने जिन राज्यों को जीता उसने कहा कि अगर आप लोग मेरे को टैक्स चुका सकते हो
भाई प्रत्येक महीने का या वर्ष का निर्धारित टैक्स, और हमसे हाथ जोड़कर चलोगे, प्रणाम करके, झुककर, आंख दिखाकर नहीं, कि हमसे झुककर चलोगे तो हम आपको जीते हुए राज्य वापस दे सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या कहा कि भाई कोई ना अपना काम सिद्ध हो रहा है तो झुककर चल जाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे दादागिरी थोड़ी दिखानी है, अगर अपना काम सिद्ध हो रहा है तो झुककर चल जाएंगे, दिक्कत क्या है? तो उसने कहा कि हम टैक्स भी दे देंगे और आपसे प्रणाम करके चलेंगे। तो देखिए सीमांत राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई? सर्व करदाता, मतलब हर तरह के कर चुकाएंगे और समुद्रगुप्त से नमस्कार करके चलेंगे। विदेशी राज्य, इंटरनेशनल मुद्दा आ गया, भारत से बाहर। समुद्रगुप्त ने संक व कुषाणों को पराजित किया, और भारत में भी आपको पता संक व कुषाणों का साम्राज्य था। कनिष्क ने संक संवत चलाई थी। संक व कुषाणों को पराजित किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। लेकिन नीति कौन सी अपनाई? और वो नीति बहुत गजब की अपनाई, कन्योपयन। बोले भाई साहब, जिसकी हिम्मत अपनी लड़की या बहन की शादी मेरे साथ करने की है वो तो अपना राज्य वापस ले लो, और जिसकी नहीं है वो गेट आउट। देखिए कन्योपयन, कहा कि अगर आपको अपना साम्राज्य वापस चाहते हो तो आप अपनी लड़की की शादी कर दो तो आपको वापस मिल जाएगा। और ये नहीं कि लड़की की शादी करने के पश्चात, यही नहीं कि लड़की की शादी कर दी, आदर सत्कार भी करना होगा। आदर सत्कार जानते हो क्या? कि जवाई जैसी इज्जत भी करनी होगी। तो ये नीति ठीक थी ना? तो देखिए इसने नीति अपनाई कि अगर आप अपनी लड़की की शादी कर दोगे तो दो परिवारों के मध्य क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ाव हो जाएगा। और बताओ, दो परिवारों के मध्य जुड़ाव हो जाएगा तो संबंध कैसे हो जाएंगे? मधुर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मधुर। तो उसने नीति अपनाई कन्योपयन या आदर सत्कार की नीति। इनके विरुद्ध, विदेशियों के विरुद्ध, समझदार था देखो, विदेशियों के विरुद्ध। तो ये आपका हो गया समुद्रगुप्त पूरा। कौन सा हो गया? और उसके आगे अपन पढ़ेंगे, देखिए नहीं, अपन पढ़ेंगे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय, अरे द्वितीय, या फिर इसकी एक उपाधि थी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए इतिहास में हमारे को कहीं भी कोई ज्यादा उल्लेख नहीं मिला, लेकिन दो छोटे छोटे ग्रंथ हैं, वहां से हमारे को एक प्रमाण मिला कि इसका साम्राज्य कहां तक था? 375 से 415 ईस्वी। किसका था? जबकि समुद्रगुप्त का शासन था 35 से 75। तो ये तो ठीक है, लेकिन जो ये 75 की वर्ष थी, बीच के महीने थे, इसमें एक छोटा सा काल हुआ था एक दूसरे शासक का, जिसका नाम था रामगुप्त। लिखिए नोट, चंद्रगुप्त द्वितीय व समुद्रगुप्त के मध्य काल में एक दुर्लभ शासक रामगुप्त हुआ था। रामगुप्त हुआ था जिसकी सर्वप्रथम जानकारी राखलदास बनर्जी जी ने 1924 में
ऐतिहासिकता सिद्ध करने की कोशिश की। बाणभट्ट की ग्रंथि हर्षचरित राजशेखर की ग्रंथि काव्य मीमांसा से भी जानकारी मिलती है। बंटी जी आगे गिरे। डायरेक्ट समुद्रगुप्त के बाद में यही आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्वेश्चन आपकी छोटी एग्जामों में तो नहीं पूछ सकते, जब आप आरएस के एग्जाम दोगे तब पूछ सकते हैं। तब याद रख लेना कि याद करोगे कि उस दिन हमारे को सर ने एक छोटी सी चीज लिखवाई थी, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन बीच में थोड़े दिन के लिए आया तो अपने को पढ़ना जरूरी है। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का काल प्रारंभ होता है 375 से 415 ईस्वी तक, लेकिन 2-4-5 महीने समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात एक शासक बनता है। कौन बनता है? चंद्रगुप्त नहीं बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त वंश के शासक कौन थे, तो अधिकांश लोग चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, लेकिन 1-1.5 महीने से 5 दिन ही बना, लेकिन शासक तो बन गया ना। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, पहली बार, तो प्रधानमंत्री तो बन गए ना 13 दिन की। अगर 1 दिन भी बन गया तो प्रधानमंत्री तो बन ही गया। तो देखिए, एक छोटा सा शासक था जिसका नाम था रामगुप्त। दोनों के मध्य में दुर्लभ शासक क्या होता है पता है क्या? दुर्लभ मतलब कमजोर, ज्यादा ताकतवर नहीं था और कमजोर था, तभी चंद्रगुप्त द्वितीय ने झापट की दे के नीचे गिरा दिया। भाई ताकतवर था क्या? दुर्लभ शासक था। कौन था? रामगुप्त। आपसे पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मध्य कौन शासक बना, मतलब बीच के समय में रामगुप्त। कौन बना? और रामगुप्त के पश्चात शासक कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसकी देखो सर्वप्रथम जानकारी 1924 से पहले कहीं भी जानकारी नहीं मिली कि रामगुप्त शासक हुआ था क्या। रामगुप्त शासक हुआ था क्या? तो बताइए, राखलदास बनर्जी ने किस सभ्यता की खोज की थी? पढ़ाया हुआ है। हम पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन उसको बार बार रिपीट करने का काम आपका है। मोहनजोदड़ो की नहीं की थी क्या? और कब की थी? 1922 में। और उसके 2 वर्ष पश्चात ही क्या कर दिया? उसने इतिहास में सिद्ध करने की कोशिश की कि समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय शासक नहीं बने थे, इनके मध्य कौन बने थे? रामगुप्त बने थे। कब सिद्ध किया? 1924 में। उसके बाद में अपने 2 कवि थे, विद्वान थे। हर्षवर्धन का नाम सुना है क्या? 606 ईसा पूर्व में शासक थे। हर्षवर्धन के एक महान दरबारी कवि थे जिसका नाम था बाणभट्ट। इसी बाणभट्ट ने एक हर्षवर्धन की जीवनी के लिए ग्रंथ लिखी जिसका नाम था हर्षचरित। और इसी हर्षचरित ग्रंथ में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले और समुद्रगुप्त के बाद में शासक कौन बना? एक कश्मीर का कवि था जो अपने राजा भोज का नाम सुना है क्या? मीर भोज। उसके दरबारी राज कवि थे जिसका नाम था राजशेखर, जिसने कविता लिखी कवि मीमांसा। उसमें भी किसकी काव्य मीमांसा, उसमें भी किसकी जानकारी मिलती है कि बिल्कुल रामगुप्त एक शासक बना था। क्या बना था? उसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य विस्तार से। अब ध्यान से सुनो बात। अरे सभ्यता ही है वो सिंधु घाटी की। दिमाग ना, मैंने अभी क्या कहा आपको थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चन वही है लेकिन भाषा